आज हम डिस्कस करेंगे वेव मोशन के बारे में। अब वेव मोशन एक काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस है मीडियम में, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल्स। सो we can define wave motion as a kind of disturbance in a medium in which energy and momentum are transferred from one point of medium to another point of medium without the actual movement of the particles। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक पॉन्ड में एक पत्थर को फेंकते हैं तो जो पत्थर है, पत्थर हिट करता है किसी पॉइंट पे वाटर को और वो नीचे जाता है, मगर जो रिपल्स क्रिएट होती हैं वो रिपल्स सर्कल्स की शेप में चलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वो ट्रांसमिट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सर्कल्स की शेप में ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर्स टिल दे रीच द बैंक्स ऑफ द पॉन्ड। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो वाटर हिट हुआ, स्टोन ने जिस वाटर को हिट किया वो वाटर वहीं पे है, बस जो एनर्जी और मोमेंटम है वो ट्रांसफर हुआ रिपल्स की शेप में, और इस वाली मोशन को हम क्या कहते हैं? वेव मोशन। तो ये नहीं कि वो जो वाटर हिट हुआ वो आ गया है बैंक्स तक, नहीं, जो एनर्जी और मोमेंटम है वही गया अक्रॉस द मीडियम। अगर हम फ्लैग्स की बात करें, जब फ्लैग लगा हुआ होता है, इंडियन फ्लैग की बात करेंगे, जब फ्लैग में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं या रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं, वो रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लैग, मगर जो अशोक चक्र है बीच में उसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होता रिलेटिव टू द एजेस। तो इसका ये मतलब है वो अशोक चक्र नहीं जा रहा है आगे, बस एनर्जी और मोमेंटम जा रहा है उस फ्लैग पे। ये है हमारा वेव मोशन। या अगर हम साउंड्स की बात करें, साउंड भी वेव मोशन है। हम डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर हम ढोलके की बात करेंगे, ढोल में जो डायाफ्राम होता है वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। अब वो साउंड वेव्स ट्रांसमिट होती है मीडियम में। अब मीडियम में लिसनर एक ही जगह होता है, तो साउंड वेव्स की एनर्जी और मोमेंटम प्रोपागेट होता है लिसनर्स के कानों तक। अब कान का जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट करता है उस वाली एनर्जी से जो हमें देता है परसेप्शन ऑफ साउंड। तो ये है वेव मोशन। तो वेव मोशन एक ब्यूटीफुल फिनोमेना है। ये है कि वेव मोशन में एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अनदर पार्ट ऑफ द मीडियम विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स। अब मीडियम की क्या खुसूसियात होनी चाहिए ताकि इस मीडियम में जो वेव्स है वो प्रोपागेट होनी चाहिए? उसके लिए जो मीडियम है, मीडियम की दो मेन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड और दूसरा है प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। अब हमें पता है इनर्शिया, अगर मैं किसी बॉडी को डिस्टर्ब करता हूं इन द पोजीशन ऑफ इट्स रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन, जब मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये अपनी उस पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहती है। ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू चेंज इन चेंजिंग दैट पोजीशन। उसको हम इनर्शिया कहते हैं। अब इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी है, अगर मैं मीडियम को डिस्टर्ब करता हूं, जब मैं मीडियम को डिस्टर्ब करता हूं, उस डिस्टर्बेंस की वजह से एक रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है उस मीडियम में, जो उसको लाता है अपनी पोजीशन में। वो है प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। एक मीडियम में वेव प्रोपागेट होने के लिए ये दो प्रॉपर्टीज होना बहुत जरूरी है। एक है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड अनदर इज प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, मैं लूंगा ये वाटर का सरफेस है। अब ये जो वाटर का सरफेस है, यहां पे मैं कहूंगा ये पॉइंट O है और ये पॉइंट O हिट होता है। जब ये पॉइंट O हिट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट से, पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें डाउनवर्ड फोर्स होने की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या ये जो वाटर का जो लेयर है ये कंप्रेस हो जाएगा अप टू A। अब जब ये कंप्रेस हो जाएगा अप टू A, यहां पे जो इसका काइनेटिक एनर्जी है वो सारा का सारा चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, और प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से इसमें रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ, अपनी शेप रिगेन करना चाहेगा ड्यू टू दैट रेस्टोरिंग फोर्स। अब इसका मतलब ये है, यहां पे जो सारा पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। अब यहां पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया की वजह से ये यहां पे नहीं रुकेगा, ये ओवरशूट करेगा इस वाली पोजीशन O को और ये जाएगा अप टू द पोजीशन ऑफ B। जब ये जाएगा अप टू द पोजीशन ऑफ B, यहां पे फिर से इसका सारा काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें चेंज हुआ और इस मीडियम में रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, वो रेस्टोरिंग फोर्स इसको कहां की ओर ले आएगा? पोजीशन O की तरफ। फिर से वही रिपीट होगा, यहां पे सारा जो पोटेंशियल एनर्जी है B पे वो चेंज होगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी में।
एट ओ। अब यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया की वजह से ये यहां पे रुक नहीं सकता, ये ओवरशूट करेगा इस वाली पोजीशन को और जाएगा किस पोजीशन पे, ए पे। तो यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल पीरियोडिक और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करेंगे, रिपीट। अब जब ये सिंपल हार्मोनिक या पीरियोडिक मोशन यहां पे रिपीट करेंगे, ये जो डिस्टर्बेंस है ये ट्रांसमिट होगी टू द अदर मॉलिक्यूल्स। अब जो वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे, जब वहां पे डिस्टर्बेंस पहुंचा, वो रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे यही पीरियोडिक मोशन या यही सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये वाला पार्टिकल अपनी जगह है, वो वाले पार्टिकल अपनी रेस्पेक्टिव जगह है, तो बस डिस्टर्बेंस ट्रांसमिट होता है अक्रॉस द मीडियम। इस वाली मोशन को हम वेव मोशन कहते हैं। होप यू अंडरस्टूड। बात करेंगे टाइप ऑफ वेव्स के बारे में। अब जो टाइप ऑफ वेव्स है, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ वेव्स हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक होती है मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स। अब जो मैकेनिकल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनके ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की जरूरत है। ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं ये वैक्यूम में ट्रांसमिट नहीं हो सकती। Those waves which require a material medium for their propagation are called as mechanical waves. अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वाली वेव्स हैं जिनके ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल होती हैं वैक्यूम में। The waves which don't require a material medium for their propagation are called as electromagnetic waves. अब ये जो electromagnetic waves होती हैं, ये होती हैं disturbance of electric and magnetic fields. Those are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of the wave. अगर हम electromagnetic waves की बात करें, light जो है वो electromagnetic waves है। अगर हम sound की बात करें, sound जो है, sound एक mechanical wave है, उसके लिए material medium का होना बहुत जरूरी है। Sound waves प्रोपागेट नहीं होती वैक्यूम में। और मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स, मैटर वेव्स वो वेव्स हैं जो एसोसिएट होती हैं मूविंग पार्टिकल्स से। अब वो मूविंग पार्टिकल्स चाहे कम स्पीड पे जा रही हैं या ज्यादा स्पीड पे जा रही हैं, उनके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसको हम डी ब्रॉगली वेव्स कहते हैं। मगर वो प्रोमिनेंट होती हैं उन पार्टिकल्स के साथ जिनका मास बहुत ही कम होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र हम करेंगे, प्रोटॉन्स का जिक्र करेंगे, मूविंग न्यूट्रॉन्स का जिक्र करेंगे। उनका जो मास होता है वो होता है कम, तो उनका जो वेव नेचर होता है, डी ब्रॉगली वेव्स का जो वेव लेंथ होता है वो होता है प्रोमिनेंट और वो होती है डिटेक्टेबल। डी ब्रॉगली वेव्स का जो वेव लेंथ होता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। नेचर ऑफ वेव्स के बारे में बात करते हैं। अब जब वेव्स ट्रांसमिट होती हैं, वेव्स ट्रांसमिट होंगी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स एंड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स ट्रांसमिट होती है मीडियम में इन फॉर्म ऑफ क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स। अगर हम इसको बेस लाइन लेंगे तो बेस लाइन के ऊपर जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं उनको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो बेस लाइन होता है उन के नीचे जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ट्रफ्स कहते हैं। वेव ट्रांसमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स। उस वाली वेव का जो नेचर होता है वो होता है ट्रांसवर्स। तो हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसवर्स वेव इज अ वेव दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स। इफ वी टॉक ऑफ longitudinal waves travels in the form of compressions and rarefactions. This is compression, there is rarefaction, this is compression and there is rarefaction. अब कंप्रेशन मीडियम का वो हिस्सा है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आ जाते हैं, और रेयरफैक्शन जो है वो मीडियम का वो हिस्सा है जिसमें जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है वो क्या हो जाते हैं, दूर। तो यहाँ पे जो डेंसिटी होता है कंप्रेशन में, डेंसिटी ऑफ मीडियम यहाँ पे इंक्रीज होता है और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या होता है, डिक्रीज। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होता है जो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। अब साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, सो द साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो वेव्स क्रिएट होती हैं, जो रिपल्स क्रिएट होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दैट इज अ कल्मिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जब हम वाटर वेव्स की बात करेंगे वो कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। अब बात करेंगे
डिफरेंट डेफिनेशंस जो एसोसिएट होती हैं वेव मोशन से, जैसे वेव लेंथ क्या होता है, साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड क्या होता है। यहाँ पे हम ये देख पाते हैं, ये जो वेव मोशन है इसमें क्रस्ट्स और ट्रफ्स हैं, तो ये ट्रांसवर्स वेव मोशन है। यहाँ पे कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस हैं, तो ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं जो वेव लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव क्रस्ट्स। दो कॉन्सेक्टिव क्रस्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ। दो कॉन्सेक्टिव क्रस्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। या दो कॉन्सेक्टिव कंप्रेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है, या दो कॉन्सेक्टिव रिफ्रैक्शंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ। वेव लेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव क्रस्ट्स और कॉन्सेक्टिव ट्रफ्स, और इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव कंप्रेशंस और टू कॉन्सेक्टिव रेयरफैक्शंस। दिस इज वेव लेंथ। नाउ this wavelength is denoted by a Greek letter called as lambda. Coming upon a cycle consists of one crust and one trough. That means from here to here we have got one cycle, from this point to this point we have got another cycle. So in case of a transverse wave, a cycle constitutes of a crust and a trough, and in case of a longitudinal wave, a cycle constitutes of a compression and a rarefaction. Okay, now time period. Time period, it is defined as the time taken by the wave to complete one full cycle. One full cycle means one compression and one rarefaction, one crust and one trough. It is denoted by capital T. So the time period is the time taken by the wave to complete one full cycle. ये फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। अब यही कितने साइकिल्स हैं एक सेकंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक साइकिल कॉन्स्टिट्यूट करता है एक क्रस्ट और एक ट्रफ। इतने ही कितने साइकिल्स हैं एक सेकंड में, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं नू से, और जो नू होता है वो होता है 1 divided by t, where t is the time period. So the number of cycles per second is called as frequency, and it is the reciprocal of the time period. Now velocity of wave is equal to distance traveled by the wave and divided by time taken by the wave. Now the distance traveled by the wave in one cycle is lambda. For one cycle, the time period is equal to t, so we can say that it is lambda into 1 by t. Now 1 by t is equal to frequency, so velocity is equal to nu into lambda. So the velocity of the wave is product of its frequency and wavelength. Amplitude is defined as, when we talk of a transverse wave, amplitude is defined as the maximum positive displacement or maximum negative displacement of the wave. So the displacement changes with respect to the time. The maximum change in displacement, whether it is positive or negative, is called as amplitude. Here, what is the maximum change in the density when there is compression is called as amplitude of the wave.